तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम स्वीडन है और आपने ये मुझे अपनी डिटेल भेजी है। लेकिन आपका जो टाइम है 10:05 आपने टाइम बोला है, सुबह का टाइम है 10:05। तो 10:05 के हिसाब से कुंडली आपकी ये बनी है मेष लगन की, जो मैंने बना रखी है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 10:04 कर देता हूँ तो आपकी कुंडली चेंज हो जाएगी, मीन लगन की कुंडली आपकी आ जाएगी। तो ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा कन्फर्म होना चाहिए कि आपकी टाइम टाइम बिल्कुल सही है। अगर 5 से बाद का भी है यहाँ पे, मतलब 5 6 भी कर देता हूँ, 7 भी कर दूँ, 8 भी कर दूँ, तब भी कुंडली आपकी यही रहेगी जो मैंने बना रखी है। लेकिन अगर 1 मिनट का फर्क है, 1 मिनट के फर्क से कुंडली पीछे हो जाएगी। तो अभी जो कुंडली मैं बनाऊंगा आपकी बनाऊंगा 10:05 के हिसाब से। तो कुंडली आपकी जो बनी है वो है मेष लगन की। वैसे आपके जो लक्षण, क्योंकि देखो जी आपके जो सवाल है, अगर आपके सवाल ये कुंडली के हिसाब से सही बैठ रहे हैं तो आपकी ये कुंडली सही होगी। तो सबसे पहले आप समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले वो समझो। ये है आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर है, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रो कर्जा, सातवां घर आपकी आपके पति का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। आप दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, पांचवा घर आपके है बच्चों का घर, और पांचवें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। वैसे दृष्टियां भी देखनी होती है, पांचवें घर के ऊपर दृष्टि राहु की, शनि की है, उसको भी देखा जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है उस घर को देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है, और घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उसको भी देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपके देखो जी जो सवाल है उनको मैं ज्यादा कवर करूंगा। एक आपने बोला है कि मैरिज लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो कब दूर होंगी, और भी काम काज की दिक्कतें दूर हों, धन के बारे में, हेल्थ के बारे में। सबसे पहले देखो, जब कुंडली हम देखते हैं, कुंडली में कुछ अच्छे योग बने होते हैं, कुछ बने होते हैं दोष। और आपकी कुंडली में एक मुझे दिखा है सबसे बड़ा दोष। क्योंकि दोष कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे दोष होते हैं, लेकिन एक होता है सबसे बड़ा दोष जो होता है, वो आपकी कुंडली में बना हुआ है। वो कौन सा है? वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। केतु कहाँ पे बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के पहले घर में। तो राहु केतु यहाँ पे बैठे हैं, और इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। मतलब दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा, पांचवा, छठा, इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठे। राहु केतु के सभी ग्रह बैठे एक साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष, एक हिस्सा खाली है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। राहु क्या है? ये सांप का मुख है। जो सांप होता है उसका एक सर होता है, राहु सांप का सर है। और पीछे जो पूंछल होती है वो केतु है। केतु पूंछल का कारक है। तो सभी ग्रहों ने इन्होंने क्या किया, सभी ग्रहों को कैद कर दिया। इसकी वजह से ये जो दोष है, अब देखो जी, ये जो दोष है जब किसी की कुंडली बनता है, उस बंदे को लाइफ में काफी स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, मेहनत का फल नहीं मिलता, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता जब ये दोष बनता है। तो ये चीजें आपके साथ भी होंगी। लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां। अभी जो दोष है, ये देखो जी सबका, जैसे कि आपका भी मान लो मेरे पास दो बंदे हैं। किसी का हो सकता है राहु, उसका भी मान लो कल काल सर्प दोष बना है, जैसे आपका बना भी, उसका भी काल सर्प दोष बना है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि किन घरों में बैठे हैं, उन घरों की हानि ज्यादा होगी। जैसे कि आपका राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में, तो ये दो घरों की हानि होगी। मान लो एक बंदा हो रहा है, उसका भी काल सर्प दोष बना है, लेकिन उसका राहु बैठा है चौथे घर में, केतु बैठा है 10वें घर में, उसके ये दो घरों की हानि होगी, चौथे और 10वें घर की। चौथा घर है माता का, 10वां घर पिता का, काम काज का। ऐसे राहु आपके पहले घर की और केतु 7वें घर की, इन दो घरों की हानि करेगा।
मतलब जो 12 घरों में 7वां घर है, ये घर है आपके पति का घर, कि आपका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो 7वां घर पति का है, पति के लिए 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक बना शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में पति घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। वैसे पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखा जाएगा, 3 ग्रह रख लो। अब देखो जी, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि जो काल सर्प दोष होता है, जब ये कुंडली बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, राहु और केतु अच्छे फल बिल्कुल नहीं देते, बुरे फल देते हैं। मतलब जो केतु आपको जो बुरे फल देगा। अब यहाँ पे सवाल है कि केतु अच्छा है या बुरा है, तो केतु आपका है खराब। क्यों खराब है, बड़ा कारण काल सर्प दोष बनने की वजह से। अब केतु खराब फल क्या देगा, ये पति के घर में बैठा है, तो पति संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। जहाँ तो आपकी पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मतलब कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। जहाँ पति से तलाक हो जाएगा, या पति बीमार होगा, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या दिक्कतें आपको पैदा करेगा ये केतु ग्रह। और ऐसे जो राहु है, ये पहले घर की हानि करेगा। अभी जैसे कि आपको मैंने क्या बोला था, 7वां घर पति का हो गया, 5वां घर आपके बच्चों का है, चौथा घर आपकी माता का है, तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपका घर है, जो आप है, आप क्या, आपका क्या नाम है, स्वीडन। कि आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है भाई, आपकी हेल्थ कैसी है, स्वभाव कैसा है, आपका शरीर की बनावट कैसी है, ये पहले घर से जानेंगे। मतलब 7वें घर से आपके पति के बारे में जाना जाएगा, पहले घर से आपके बारे में। अब पहले घर से आपके बारे में जानने के लिए, पहले घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, क्योंकि घर का मालक देखना है। फार्मूला नोट कर लो आप, कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर में एक लिखा है, एक मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपके बारे में अगर जानना है, हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और आपका जो राहु है, बड़े लेवल पे खराब है, कई कारणों से खराब है। पहला, राहु खराब होने का कारण काल सर्प दोष बनने की वजह से राहु खराब हो चुका है। दूसरा कारण, राहु जहां बैठा है पहले घर में, ये मंगल का घर है, और मंगल को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए कोई दुश्मन, मेरा जो मेरा कोई दुश्मन है वो मेरे घर में आ चुका है, अब वो मेरे घर में आके वो घर के, मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये आपके पहले घर में बैठा है, तो पहले घर का कर देगा सत्यानाश। अब पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब करेगा। हेल्थ खराब करेगा, मानसिक चिंता देगा, शारीरिक कष्ट देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, और भी सर में दर्द, मस्तक में दर्द होना, ये दिक्कतें पैदा करेगा। तो केतु क्या कर रहा है, वो पति घर की हानि कर रहा है। राहु क्या कर रहा है, आपके शरीर की हानि, आपको स्ट्रगल, चिंता, परेशानियां। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 5 लिखा है, सूर्य का ग्रह है, और सूर्य राहु का शत्रु। तो राहु 5वें घर को भी खराब कर रहा है, जो कि संतान का घर है, संतान संबंधी दिक्कतें। राहु ये पति घर को देख रहा है, ये भी थोड़ी सी पति संबंधी दिक्कतें। 9वीं दृष्टि 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि भाग्य की हानि कर रहा है, कि भाग्य साथ नहीं देगा। अब आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा यकीन हो कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा। तो यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा पढ़ लो, राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में। क्योंकि देखो जी, सभी अलग अलग दोष होते हैं। यहाँ पे देखो, कोई महापद्म नामक काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में बना ही ये दोष है। तक्षक नामक काल सर्प दोष बना है। जैसे कि यहाँ पे देखो सप्तम, क्योंकि सप्तम स्थान में आपका, सप्तम स्थान से लेकर लगन यानी कि पहले भाव तक देखो, तो केतु राहु के बीच फंसे ग्रहों के कारण तक्षक नामक काल सर्प दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से बिछो, प्रेम के सफलता मिलती है, मध्य कम दुख होने की संभावना है, अधिक रहती है, किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी, चिंता। ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के साथ सदैव समझौते का रुख अपनाना चाहिए, तभी ग्रस्त जीवन सुखी होगा। तो आप पढ़ लो, ये आपकी कुंडली बना है तक्षक नामक काल सर्प दोष। अब मेन मतलब आप ये समझ लो, आपकी जो आपका सवाल था कि 12-13 साल हो चुके हैं पति से नहीं बनती, आप मतलब बनती नहीं है, वो कारण ये है, स्पष्ट है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अब सवाल है कि इस दोष को सही कैसे करना है। और यहाँ पे एक और बात है, ये जो दोष होता है ज्यादा एक्टिवेट अपनी दशा में होता है। क्योंकि अभी जो दशा आपके ऊपर चली हुई है, आपकी दशा चली है बृहस्पति की, अभी चलिए देखो, 7वां महीना 22 से चली है, ये 38 में खत्म होगी। आपके जीवन के ऊपर आज के समय में बड़ा असर है बृहस्पति का, भी इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके ऊपर दशा किसकी थी, राहु की, जो कि 4 से चली थी, और वो 22 में खत्म हुई, 7वां महीना 22 में।
तो मतलब राहु जो आपका सबसे ज़्यादा खराब है, वो वैसे दशा आपकी निकल चुकी है, आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें दिक्कतें बड़ी भी होंगी आपकी। तो फिर भी अभी आपको मैं उपाय बताऊंगा। मतलब अगर आपने सवाल ये है कि अगर आपने ये दोष खत्म कर लिया, काल सर्व दोष, आपको फायदे क्या होंगे? 1000 फायदे आपको होंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको समझ आएगी कि क्या सही है क्या बुरा है, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ पाएंगी, आपकी संतान संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपका भाग्य साथ देगा, आपकी पति से अच्छी बनेगी, हजारों फायदे होंगे। वैसे आपकी पति की कुंडली भी देख के भी डिसाइड होगा कि उसकी क्यों दिक्कत आ रही है। तो पहले राहु के उपाय लिख लो। तो राहु का जो पहला उपाय है, ये आपने करना है रात के समय, जो कि है राहु कवच का पाठ। ये 2 मिनट का पाठ है, आपने रोजाना पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है, रोजाना पाठ को पढ़ लो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय जो राहु का आपने करना है वो है इसका दान करो। दान इसका आप क्या होता है, मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको आप देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो रोजाना आप पंछियों को डालो, मछलियों को डालो। वो सतनाजा भी कैसे बनाना है वो वीडियो आपको अलग से मैं भेज दूंगा। तो मैंने आपको क्या क्या बोला, राहु कवच स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं रात को या सुनना है, और दान करो। और चौथा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करो। जितनी ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ सकती हैं, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय आप जाप कर सकती हैं। अब केतु के लिए क्या करना है? तो केतु का पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है और केतु स्रोत का पाठ। ये भी 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना पढ़ने हैं या सुनना है। और तीसरा उपाय, केतु का दान करो। दान की वीडियो भी भेज दूंगा, केतु का क्या दान है। वैसे वैसे इसका एक दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप करा उपाय किया करो। तब राहु केतु दोनों, ये 4 पाठ हो चुके हैं आपके। चारों पाठ को रात को पढ़ना है, टोटल मतलब 8 मिनट का काम आपका है। या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। ऑडियो लगा के अगर आप सुनेंगी, आराम से बैठो, सही ढंग से सुनना है, ये नहीं कि खाना खा रही है सुनना है, टाइम वेस्ट वाला काम मत करना। सही ढंग से आपकी भावना होनी चाहिए पूरी। या तो पढ़ो, कोशिश करो पढ़ने की, या सुन लिया करो। और इनसे प्रार्थना किया करो कि आपका जो काल से दोष बना हुआ है वो दूर हो। और दोनों के दान करने हैं, राहु का भी दान किया करो और जाना, या हफ्ते में 4-5 दिन राहु का दान कर दिया करो, केतु का भी दान करो। इनके दान की वीडियो अलग से मैं भेज भी दूंगा। और वैसे राहु का एक दान सतनाजा है। और शिव जी की पूजा उपासना राहु के लिए जरूर करो। जितनी ज्यादा पूजा करेंगे उतना फायदा है। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके हम दूसरे ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखो जी, मैंने बोला था, क्योंकि जो ग्रह है ये ज्यादा एक्टिवेट अपनी दशा में होते हैं। अभी आपके जीवन के ऊपर जो असर है, वैसे तो ये काल सर्प दोष का अभी भी असर है, लेकिन अभी इसके अलावा जो एक और ग्रह का असर है वो है गुरु ग्रह का। क्योंकि गुरु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, 7वां महीना 22 से चली हुई है, और ये 38 में खत्म होगी। देखो अभी चली है, अभी तो कई साल की पड़ी है। और एक होती है अंतरदशा, वो किसकी है? वो भी गुरु की है, जो कि 7 महीना 22 से चली है, 8 महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है गुरु का भी है। तो सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है? तो गुरु आपका जो है तकरीबन आपको थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। 100 में से समझ लो 60% खराब फल देगा ये आपको। अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फलों की संख्या ज्यादा है। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है। ये साढ़े सती आपकी चली हुई है ढाई ढाई छः, पिछले 6 साल से ऊपर हो चुका है। साढ़े सती भी चल रही है, जो कि अगले साल जून में अभी खत्म हो जाएगी आपकी। 1 साल की पड़ी है। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके ऊपर बड़ा असर गुरु का है, और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई है। तो पहले गुरु की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में। अभी जो 10वां घर है, ये घर आपके है काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगी, चाहे वो नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, 10वें घर से देखेंगे। और 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो 4 चीजें हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या आपको समझाया है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा आपके 4 चीजों के बारे में। और शनि के अलावा 10वें घर में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा भाई। तो 3 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं 10वें घर में बैठे गुरु की अगर बात करूं, तो गुरु बैठा है 10वें घर में। ये राशि कौन सी है? मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, इनके अपने भी ग्रह होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अपने मित्र के घर में जाके बैठे हैं अच्छे हैं, लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते।
और अगर ये नीच के हो चुके हैं फिर तो है बहुत ज्यादा खराब। तो गुरु आपका क्यों खराब है? क्योंकि वो 10वें घर में नीच का बैठा है, तो 10वें घर की कर देगा हानि। जैसे कि वही बात, सिंपल सी बात, जैसे कि घर में, मेरे घर में दुश्मन है, घर में अभी वो बैठा है, घर का नुकसान करता रहेगा कोई ना कोई। तो गुरु 10वें घर की हानि नुकसान करेगा। 10वां घर काम काज का, आपके काम काज में दिक्कतें कोई ना कोई पैदा करेगा, किसी न किसी प्रकार से काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि करेगा। और गुरु बैठे इस घर में आके है, लेकिन गुरु के जो अपने घर है, इसका जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु, तो भाग्यश कौन बना? गुरु, जो कि नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। धर्म का भी आप हो सकता है आपको धर्म को पूरी तरह से ना माने। और गुरु 12वें घर का भी स्वामी खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। अब देखो जी, गुरु मैंने बोला था अच्छे फल भी देगा, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी चौथे घर पर, यहाँ पे उच्च राशि चौथे घर का अच्छा करेगा, जो कि है माता मकान वाहन, इनका सुख अच्छा दे देगा आपको। वैसे माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। और गुरु देखो जी, जिस जिन चीजों को कारक होता है, गुरु पति का कारक होता है। नीच का बैठा आपको पति संबंधी दिक्कतें। संतान का कारक है, नीच का बैठा संतान संबंधी दिक्कतें। पुत्र का कारक है, पुत्र संबंधी दिक्कतें। मतलब कहते हैं अगर गुरु कुंडली में खराब है, पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि ये 5 ग्रहों का कारक होता है। तो आप ये समझ लो, अगर आपने गुरु को भी सही कर लिया, हजारों फायदे आपको होंगे। भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, भाग्य साथ देगा। पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और अभी गुरु की जो दशा चली वो भी अच्छी जाएगी। ये आपकी हेल्थ भी खराब कर सकता है, हेल्थ भी आपकी खराब नहीं होगी अगर आप इसके उपाय करेंगी। तो इसके भी उपाय करने बड़े लेवल पे जरूरी हैं। तो क्या उपाय हैं? इसके उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, ये जो राहु केतु वाले पाठ बोले हैं रात के समय। तो गुरु के जो उपाय हैं सुबह के टाइम, तो पहला गुरु का उपाय, गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ, ये भी आपने पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा उपाय, आप गुरु का व्रत रखा करो, जो कि आपने हर गुरुवार के दिन रखना है। गुरु किसको कहते हैं? बृहस्पति को। क्योंकि जब आप ये पाठ सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पे पाठ मिल जाएगा, गूगल पे भी सर्च करना, वहां पे भी पाठ निकल आएंगे। मतलब बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, और व्रत रखना है बृहस्पति देवता का। जिस दिन बृहस्पतिवार होगा उस दिन आप ये व्रत रखा करो। कितने व्रत रखने, रखती रहो, मेरे हिसाब से तो हर बृहस्पतिवार को व्रत रख लिया करो। व्रत में क्या करना होता है? दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना। रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। बृहस्पति की कथा भी आप सुन सकती हैं, कथा क्या थी, आरती कर सकती हैं। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं। व्रत के लिए आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर रख लेंगे अच्छी बात है, लेकिन ये 2 उपाय तो जरूर करना। तीसरा चौथा उपाय एक और आपने करना है बृहस्पति का, वो है इसका दान करना है, जो कि आपने हर बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार का जो दिन होता है उस दिन इसका दान किया करो। कौन सा दान करना है? पीले रंग का दान। जो भी पीले रंग की वस्तुएं होती हैं उनका दान आप कर सकती हैं, गुरु का मंत्र आप करती करती। और इसका भी दान क्या है, अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 10वें घर में आपका चंद्रमा भी बैठा है। सवाल कि ये कैसा है? क्योंकि 10वां घर देखो जी शनि का घर है, गुरु शनि को शत्रु मानता है, और यहाँ पे नीच का भी है। और चंद्रमा भी यहाँ पे वैसे ये शनि को शत्रु मानता है। चंद्रमा है इस घर का मालिक चौथे घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। ये वैसे अपने घर को देख रहा है चंद्रमा, मतलब चौथे घर का तो अच्छा कर देगा आपको, माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं, ज्यादा वैसे गुरु करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, एक आपके लिए अच्छी बात है, वो ये है कि 10वें घर का जो मालिक शनि है, क्योंकि काम काज के लिए पिता के लिए शनि को भी देखा जाएगा, जो कि बैठा है 8वें घर में। लेकिन शनि 8वें घर से तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, जो कि शनि की खुद की राशि है। मतलब शनि फिर भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है। और शनि 10वें घर में बैठे गुरु का जो नीच है, क्योंकि गुरु क्यों खराब था? क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये गुरु के नीच को भंग कर रहा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब गुरु का भी जो मैं बुरा फल आपको बताया है, हो सकता है वो बुरा फल आपको ना मिले, या मिले भी कम मात्रा में मिले। अब आपको पता कैसे चलेगा कि गुरु का बुरा फल मिल रहा है या नहीं? आप नोट करो, अगर तो आपको लग रहा है कि जब से गुरु की दशा चली है लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, आप नोट करो 7वें महीना 22 के बाद जब सी दशा चली है कि आपका कामकाज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु का जो बुरा फल आपके कामकाज में होगा। अगर तो जब से गुरु की दशा चली है कामकाज का सुख अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब गुरु अच्छे फल दे रहा है।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से गुरु की दशा आई है काम काज में दिक्कतें आ रही हैं कोई ना कोई, इसका मतलब गुरु थोड़ा बहुत बुरा फल दे रहा है। फिर भी आपने ये उपाय करने हैं, चाहे गुरु अच्छा है चाहे बुरा है, उपाय आप ये जरूर करना। बाकी शनि देखो जी, 8वें घर में बैठ के उम्र लंबी कर देगा। और शनि बुरा फल क्या देगा, इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको कोई ना कोई। संतान में देरी होना, गर्भपात होना, या संतान का बीमार होना, या संतान कम होना, ये शनि की वजह से है। और आपके ऊपर एक, अभी मैंने जैसे बोला था, शनि की साढ़े साथी चली हुई है, पिछले 6 साल हो चुके हैं। मतलब अगर आपको एक मैं भी उपाय बताऊंगा, दो उपाय बताता हूँ, अगर वो करती हैं उसका फायदा क्या होगा, फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी साढ़े साथी का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि साढ़े साथी जो होती है, इसमें भी लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये नहीं कि जो आपकी, अगर मान लो काम काम जो दिक्कतें आ रही हैं, तो गुरु कारण है, हो सकता है वो कारण आपकी साढ़े साथी हो, जो काम काज की दिक्कतें हैं। तो शनि के उपाय करने से एक तो आपकी साढ़े साथी का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि शनि आपके 10वें घर का मालक का, काम काज के घर का, वो काम काज के लिए अच्छा होगा। शनि आपके संतान के घर को जो दृष्टि दे रहा है, वो संतान की हानि नहीं करेगा, संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा। और भी कई फायदे, क्योंकि धन के घर को भी देख रहा है। तो शनि के लिए दो उपाय कौन से हैं? पहला उपाय, आप रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करो, या इस पाठ को सुनना है या पढ़ना है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर आपने माथा टेकने जाना है हर शनिवार को। तो ये दो उपाय आपने शनि के लिए करने हैं। और शनि मंदिर जब आप माथा टेकने जाएंगे, वहां पे प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े साथी चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए। और अपनी प्रार्थना बोलो कि हे शनि देवता जी, मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला, मुझे संतान का सुख मिले, और भी मेरी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हों। ये आप प्रार्थना किया करो शनि मंदिर में जाके। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 5वां घर जो है संतान का घर है। संतान के लिए 5वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि थी, वो हम देख चुके हैं कि राहु इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि ये सूर्य इसका शत्रु है। और इसी घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। अब 5वें घर का जो मालक सूर्य है, वो बैठा है 11वें घर में, और यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। वैसे सूर्य तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, सूर्य फिलहाल अच्छा है। साथ में जो बुध बैठा है वो भी अच्छा है, तीसरे घर का मालक है, पराक्रम, मेहनत, आमदन। खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगी, आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, इच्छाएं पूरी करेंगी खुद की मेहनत के बल पर, बुद्धि दिखा रहा है। बाकी आपका देखो जी, यहाँ पे 12वें घर में बैठा है शुक्र और मंगल। अब इनकी बात करते हैं, पहले मंगल की मैं बात करता हूँ। जैसे आपको मैंने बोला था, ये जो पहला घर है, ये क्या बोला था कि पहला घर है आपका घर, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके बारे में बताएगा। और पहले घर में राहु हम देख चुके हैं, वो पहले घर की कर रहा है हानि, कि आपकी पर्सनैलिटी खराब, हेल्थ खराब, रंग रूप खराब, लाइफ में स्ट्रगल, चिंता। लेकिन पहले घर का मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है? 12वें घर में। सवाल कि मंगल अच्छा है जब बुरा है, तो मंगल आपका अच्छा भी है, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, मतलब शरीर आपका 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, लाइफ में स्ट्रगल, क्योंकि ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना हुआ है। मंगल भी आपका मतलब आपको थोड़े से बुरे फल देगा। उम्र के लिए वैसे अच्छा है। और ये कुंडली मंगली भी बना के बैठा है, 7वें घर के ऊपर दृष्टि जिसकी पड़ रही है वो मंगल की भी पड़ रही है, मंगल दोष भी बना हुआ है, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा मंगल भी मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में शुक्र के बैठा है, तो मंगल मतलब अगर आप सही कर लेंगी, मंगल दोष भी खत्म होगा। ये लग्नेश भी है, लगन लगन दोष बना हुआ, वो भी खत्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ पाएंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, खर्चे कम होंगे, कई फायदे होंगे। तो मंगल के लिए आप क्या करो, क्योंकि देखो जी, यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, तो क्योंकि उपाय तो करने पड़ेंगे। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं। हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने जाया करो, जब भी आपका टाइम लगे हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने जाओ। या आप सुबह के टाइम हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, ये काम आप करो। हनुमान चालीसा पढ़ लो, या बजरंग बन का पाठ पढ़ लो, या हनुमान कवच का पाठ पढ़ लो, जो आपको पाठ आता है वो पढ़ो। इसका फायदा जो अभी मैंने बताया, मंगल दोष भी खत्म होगा, कई फायदे होंगे। साथ में जो शुक्र बैठा है, शुक्र है इस घर का मालिक, 7वें घर का, जो कि पति का घर है। 7वें घर में केतु इस घर की कर रहा है हानि। 7वें घर का जो मालिक शुक्र, वो फिर भी आपका अच्छा है, वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन वो 12वें घर में उच्च का बैठा है। और शुक्र धन का भी मालक है, धन, धन उच्च से लग गया। ये जो दूसरा घर है, ये धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। दूसरे घर में 2 लिखा, 2 है, वृष राशि, मालक शुक्र उच्च का बैठा है, लेकिन 12वें घर में बैठा है। धन ही तो आपको बनाएगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और धन भी आपका खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च हो सकता है।
साथ में घर से वैसे छठे घर में लेकिन उच्च का बैठा है। ये शुक्र वैसे पति के लिए अच्छा, लेकिन मतलब दो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें हैं, वो बड़ा कारण केतु है। केतु और पति का कारक गुरु का नीच का बैठना। तो ये देखो जी, आपको मैं शॉर्टकट में चीजें बता चुका हूँ, और भी वैसे काफी चीजें हैं। लेकिन बस आपका जो आपके फिलहाल अभी सवाल की उपाय क्या क्या है, उपाय देखो जी, कुछ उपाय हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो जो रात के उपाय हैं उसमें से आप राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, केतु कवच, केतु स्रोत और शनि चालसा, 5 पाठ है आपके रात के समय। 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब आपका 10-15 मिनट का काम है रात का। और सुबह के टाइम गुरु कवच, गुरु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सुबह के टाइम हनुमान जी की पूजा उपासना करो। एक आपको मैंने राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली थी, शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ सकती हैं। शिव जी की पूजा उपासना आप सुबह सुबह के रख लो, रात को ये पाठ कर लो, या जब भी आपका मतलब टाइम लगे शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से शिव जी की करनी, चाहे शिव चालीसा पढ़ो, चाहे ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकती हैं। और आपने शनि मंदिर भी आपको मैंने जाने के लिए बोला है। बाकी जो दान आपको मैंने बोला है, एक तो दान देखो जी राहु का करना है, सतनाजे का दान है, इसका और भी जो दान है राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसमें देखना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। केतु का दान भी आपने करना है, वो वीडियो देख लेना। और गुरु का दान पीले रंग का आप किया करो, जो कि हर गुरुवार को करना है। शनि मंदिर में शनि का दान नहीं करना। और बाकी आप ये फिलहाल उपाय फॉलो करो, हजारों आपको फायदे होंगे, लाइफ में चेंज आ जाएगा अगर आप इस सही ढंग से उपाय करती हैं। और बाकी देखो जी, फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल हुए, मुझे कॉल करके आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उन सभी को आप एक बार देख लेना। और यहाँ पे देखो जी, आपके पति की भी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसके साथ में घर का मतलब अगर आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत है, क्यों है, कारण क्या है, दोनों आपकी तो पता चल चुका है, पति की कुंडली देख के डिसाइड होगा। और आपकी संतान संबंधी जो दिक्कतें अगर आ रही हैं, 5वें घर के ऊपर राहु और शनि की वजह से है, तो ये संतान संबंधी भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर आप शनि राहु के उपाय करेंगी। और यहाँ पे पति की भी कुंडली देख कर डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली में क्या कारण बना हुआ है संतान संबंधी दिक्कतें आने का। और यहाँ पे ये शुक्र जो मंगल बैठे हैं, ये कामुक भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा फेयर भी करा देते हैं। शुक्र मंगल 12वें घर में बैठे हैं, खर्चे के घर में, तो ये आपके एक्स्ट्रा फेयर भी करा सकते हैं शुक्र मंगल। बाकी रत्न की बात करूँ, रत्न देखो जी, आपने धारण कोई नहीं करना। फिलहाल जो पाठ पूजा मैंने बोले वो आपने ज्यादा करने हैं, रत्न कोई भी धारण आपने नहीं करना।